नमस्ते दोस्तों, आपको एक बहुत अच्छी एक श्रेष्ठ किताब के बारे में बताने आई हूँ। ये इसी वर्ष प्रकाशित हुई है और नाम है मुट्ठी भर रोशनी। इसकी संपादिका है डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव और सह संपादिका हैं स्वप्ना शर्मा जी। ये दोनों स्वयं ही बहुत श्रेष्ठ लेखिकाएं हैं और कवित्री हैं और बहुत अच्छा साहित्य में योगदान दे रही हैं। बहुत पॉजिटिव स्टोरीज़ लिख रही हैं। इस मुट्ठी भर रोशनी में देश भर के साहित्यकारों से लिखी हुई रचनाओं में से इन्होंने 31 यानी 31 कहानियों का चयन किया है और उनको इसमें जगह दी है। और इस सारी की सारी कहानियाँ एक से बढ़कर एक है। मैंने स्वयं पढ़ी हुई हैं और कुछ कहानियाँ तो आपको वास्तव में बिल्कुल सोचने को मजबूर कर देती हैं, आपकी चेतना को बिल्कुल झंझोड़ करके रख देती हैं। जैसे इसमें एक जो मुझे सबसे ज़्यादा झंझोड़ने वाली जो कहानी लगी वो है, उसका नाम है संचार क्रांति तथा भूख क्रांति, जो कि श्री देवेंद्र कुमार मिश्रा जी की लिखी हुई है। इसके अलावा रिश्ते, ये रश्मि पारीख जी द्वारा लिखी हुई है। एक और कहानी है सशर्त, ये विवेक श्रीवास्तव जी की लिखी हुई है, जिसमें नारी के मनोभावों का, उतार चढ़ावों का बहुत ही सजीव चित्रण किया हुआ है। वैसे तो ये कोई नई बात नहीं है, पर एक पुरुष होते हुए एक नारी जीवन की जो भी उसके दिल में जो बातें आती हैं, जो वो जैसा सोचती है, सामने जो भी दिख रहा हो, वो सब एक पुरुष की लेखनी से पढ़ने को मिलना वास्तव में बड़ी बात है। और इसी तरह से इसमें एक कहानी है मुट्ठी भर रोशनी, जो आपके दिल को छू लेती है। ये एक महिला के त्याग, उसकी जीवन भर के संघर्ष की कहानी है। बहुत अच्छी भाषा में, बहुत अच्छे शब्दों में इस कहानी में डॉक्टर अनीता श्रीवास्तव जी ने सरला जी के जीवन का पूरा चित्रण किया है। तो ये किताब मुट्ठी भर रोशनी अमेज़ॉन पर भी उपलब्ध है। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ से लीजिए, पढ़िए और अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, एक बात तो मैं बताने ही भूल गई, इसी कहानी में, इसी संकलन में मेरी कहानी भी एक छपी है, जिसका नाम है वैरागन, जो मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ। ये है मेरी कहानी वैरागन। आइए सुनते हैं। मम्मा, जल्दी निकलना है आज मुझे, आज प्रैक्टिकल जल्दी स्टार्ट होगा और आपकी प्री हीरोइन अभी तक आई नहीं है। मैं बिना खाए पिए निकल जाऊंगी, फिर आप मुझे मत कुछ कहिएगा। नताशा अपने बैग में जल्दी जल्दी सामान रखती हुई बोलती जा रही थी। अरे, बिना खाए कैसे जाएगी? मैं 2 मिनट में पराठा सेक देती हूँ बेटा, मैंने तेजी से रसोई में घुसते हुए कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और कुछ ही पलों में अम्मा जी अपनी चिर परिचित वात्सल्यपूर्ण मुस्कुराहट के साथ फुल एक्शन की मुद्रा में मेरे हाथों से बेलन ले रही थी। अम्मा जी हमारे घर में खाना बनाती हैं, पर इसके अलावा भी घर के कई काम उन्होंने अपनी मर्जी से ही ओढ़ लिए हैं, जैसे फलों को धोकर रखना, बोतलों में पानी भरना, राशन की साथ संभाल करना, बचे हुए खाने का हिसाब किताब करना, यानी दूसरे काम वालियों को दे देना, और हम सबको रसोई से ला कर लाड़ से खाना खिलाना। कुर्सी पर आकर बैठते ही वो खाना हमारे सामने रखना चाहती हैं। जरा भी देर में या पहले रख देना उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। इनके साथ साथ मुझको तक भी ये बिल्कुल बड़े मालिकों के वाला सम्मान देती हैं। इनके और बच्चों के चले जाने के बाद जब तक मैं अपनी दैनिक पूजा पाठ निपटाती हूँ, ये बीच बीच में झांक कर देखती रहती हैं और अंत में जैसे ही मैं आरती के लिए घंटी बजाना शुरू करती हूँ, ये मेरी अदरक वाली चाय का पानी चढ़ा देती हैं। इसके बाद मैं कमरे में जाकर दवा खाती हूँ, तब ये मेरे लिए गरम पराठा या चिल्ला, जो भी नाश्ता बना हो,
तैयार कर देती हैं। इसके बाद जब तक मैं कमरे से बाहर आती हूँ, ये लॉबी के बीचों बीच एक हाथ में नाश्ते की थाली और दूसरे में गरम चाय का कप पकड़े शांतिपूर्ण मुद्रा में खड़ी रहती हैं। बीच बीच में शोर भी मचाती रहती हैं। चलो, कहाँ रह गई? बहुत देर करत हो तुम। देखो, हमका देर हुई रही है। अब वही कितना काम पड़ा है हमरा। जैसे ही मैं बाहर आकर कुर्सी पर बैठती हूँ, ये मेरे सामने टेबल मैट पर गर्मा गर्म नाश्ते की प्लेट और भाप उड़ाती हुई अदरक की सौंधी खुशबू वाली चाय रख देती हैं और थोड़ी देर खड़ी होकर शांति से देखती भी हैं कि मुझे पसंद आ रहा है या नहीं। बच्चे उनकी खिंचाई करने से नहीं चूकते हैं। कभी कहते, इतना तेल खिला रही हैं अम्मा जी, हमको मोटा करना है क्या? कभी कहते, ये जो आप छुपा छुपा कर टिफिन में ज्यादा खाना रखती हैं ना, आपकी पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। पर अम्मा जी इस मामले में सुधरने वाली नहीं थी। 2 अंडों के बजाय छुपाकर 3 अंडों का ऑमलेट और 8 के बजाय छुपाकर 10 रोटियां बनाने का कार्यक्रम वैसे ही चलता रहा। उनका सबसे प्रिय काम है राशन की साथ संभाल करना और घर में आने जाने वाले दूसरे नौकरों पर या ऐसे नए अनजान लोगों पर पूरी पैनी नजर रखना। सुरैया, जो हमारे घर में सफाई और झाड़ू पोछा का काम करती है, वो तो अम्मा जी से काफी पहले से ही हमारे घर में काम कर रही है और बहुत अच्छा और ईमानदारी से कर रही है। पर उसकी तो एक एक हरकत पर अम्मा जी की पैनी नजर रहती थी, क्योंकि वो तो सफाई करने के लिए पूरे घर में खुले आम घूम सकती थी। सुरैया मेरे घर में सुबह का चाय नाश्ता करती है। वो सुबह खाली पेट ही काम पर निकल आती है और कई घरों में मेहनत वाले काम करती रहती थी। चूंकि वह ईमानदार और जरूरतमंद थी, तो मैंने उसे अपने यहाँ नाश्ता कराना शुरू कर दिया था। उसे मैं चाय के साथ रोटियां और सब्जी देती थी। बासी रोटियां मैं उसे नहीं देती थी, उसके लिए ताजी रोटियां देती थी। अम्मा जी का ध्यान गया तो वो शुरू हो गई, ओए सुरैया, बासी रोटी काहे नहीं खाई सकत है। मैं कहती, जाने दीजिए ना अम्मा जी, गरीब है बेचारी, उसके लिए रोटियां बनाएंगी तो आपको पुण्य मिलेगा। पर वह रोटी सेकती जाती और मुझे डांट लगाती रहती, तुम सबका सब लुटाए दियो, आपन घरे ना ही देखत आओ। मैं मुस्कुरा कर रह जाती। मुझे अपनी माँ की याद आ जाती, जो बड़बड़ करते भी मेरी ही चिंता करती रहती थी। कभी शोर मचाती कि जीरा का पाकिट ही यहीं रखा रहा है, अब गायब है। हम कही थे तुम जाते समय सुरैया का काहे नहीं देखा करत हो। हालांकि बाद में वो जीरा का पैकेट कहीं ना कहीं रखा मिल ही जाता था, जो वो भूल जाती थी। आज मैंने अपना काफी काम प्लान किया हुआ था। 10 मिनट ऊपर हो गए थे और अभी तक अम्मा जी का कहीं पता नहीं था। मैंने बाहर वाली बालकनी से नीचे सड़क पर नजर दौड़ाई। दूर से आती हुई वह दिखी, वही रोज की तरह सीधे पल्ले की धोती में, बालों को कसकर ऊपर की ओर नन्हे से जूड़े में लपेटे, पैरों में बाटा की नीली चप्पलें पहने, वह अपनी अलमस्त चाल में तेजी से चली आ रही थी। आज दोनों लड़कियां घर पर ही थीं। अगर कहीं आज अम्मा जी छुट्टी कर लेती तो मेरा तो सारा समय रसोई में ही निकलता। अम्मा जी को आता देख मैंने राहत की सांस ली। उनके घर में घुसते ही पहला फरमान विपाशा का आया, अम्मा जी, मेरे बालों में तेल लगा दीजिए प्लीज। लॉबी में आराम से कालीन पर अधलेटी पड़ी टीवी देखती हुई मेरी दोनों बेटियां आज अम्मा जी से मस्खरी के मूड में लग रही थी। अब इस तरह लड़कियों से गपियाने का मौका मिले तो भला अम्मा जी क्या पीछे रहने वाली थीं? कहने भर की देर थी कि तेल की कटोरी लेकर अम्मा जी वहीं दोनों लड़कियों के पास हाजिर। गपोड़ी तो तीनों ही थे। शुरू हो गए, बताइए ना अम्मा जी, आप जब यंग थी तब क्या क्या मेकअप इस्तेमाल करती थी? अरे रे, कुछ मेकअप नहीं लगावत रही हम। ई जो तुम लोगन छोटा छोटा कपड़ा पहना था, हम लोगन थोड़े ही ना पहन सकत रही ऐसन कपड़ा।
कायदे से बैठा करीत रही। मेरी नज़र गई। वास्तव में दोनों लड़कियां टखनों तक कसी जीन्स चढ़ाए और बित्ते भर की कमर पर नन्ही नन्ही टी शर्ट्स लादे आधी कालीन आधी सोफे पर पैर पसारे पड़ी थी। अच्छा, जब आपकी शादी होने वाली थी तब आप क्या चाहती थी? आपका क्या सपना था अम्मा जी? मतलब आप क्या सोचती थी कि शादी के बाद आप क्या करेंगी? विपाशा उनसे वही सवाल पूछ रही थी जो आजकल बातों ही बातों में हम उससे निकलवाने की कोशिश करते थे। मैंने देखा अम्मा जी की मुख मुद्रा अचानक गंभीर हो गई। बिटिया, हम तो चाहत रही हमार आपन घरे होई, बच्चन होई, हम सबका काम करीबै, राशन पानी सब सहेजा करीबै, दौरी दौरी के सबका खियावा करीबै, पर ऐसन भागवान हम कहाँ भई। आवाज अचानक भर्रा उठी थी। पलकों की कोरें गीली हो उठी थी। क्यों? क्या हुआ? अरे रे माय गॉड, मम्मा ने बताया था आपके हस्बैंड। ओ गॉड, अम्मा जी, आपने कैसे सहा होगा सब कुछ? सो सैड। नताशा का स्वर दुख से आर्द्र था। शायद जब तक वह सोच समझकर अपनी वाणी पर नियंत्रण कर पाती, सवाल उसके मुख से फिसल चुका था। रसोई में चाय बनाते हुए मैंने वहीं से जोर से लड़कियों को झिड़का, क्यों तुम लोग अम्मा जी को तंग कर रही हो? चलो जाओ, अपना अपना काम करो। पर अम्मा जी ने मुझे ही मना कर दिया। नाही दीदी, नाही, बोलन दियो, हमहू कबहू बतियाए के आपन जी हल्का कराए लई। अम्मा जी को गंभीर मुद्रा में सिर झुकाए पल्लू को उंगली में लपेटते देख अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि विचारों की नैया विगत के झंझावात में बुरी तरह से गोते लगा रही है। विपाशा ने उन्हें पानी का गिलास लाकर थमाया। पानी पीकर वो अपनी बोली में बोलने लगी थी और हम तीनों नियति के उनके साथ किए गए इस क्रूर मजाक को सुन रहे थे, देख रहे थे, उनके साथ जी रहे थे। वे अपनी बोली में बोल रही थी, पर उन सबका सार हमारी भाषा में यह था। दोनों बड़ी बेटियों और दोनों बेटों का जन्म हो चुका था। वह स्वयं 5.5 माह की गर्भवती थी। उनके पति उन्हें और अपने परिवार को बहुत प्यार करते थे। वो चाहते थे कि उनके सब बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने। गांव में रहकर इतनी कमाई संभव नहीं थी, इसलिए वे अधिक पैसा कमाने शहर आ गए थे। परंतु दुर्भाग्य ने उन्हें अपना निशाना बना लिया था। कुछ महीनों बाद ही एक सड़क दुर्घटना में वे ईश्वर को प्यारे हो गए थे। गांव में अम्मा जी पर जब इस हृदय वितारक समाचार की बिजली गिरी तो वे बेहोश हो गई थी। आनन फानन में सबको लेकर वे सब शहर आ गए थे। ससुराल में एक देवर था बस। देवर ने ही भाई का सब कामकाज किया। वे लोग कुछ दिन यहाँ रुककर वापस गांव चले गए। सबके काम का सवाल था। इस बीच जिसने जो कहा अम्मा जी मूर्तिवत करती गईं। सबकी राय यही हुई कि परिवार का पेट पालने के लिए अम्मा जी को काम तो करना ही पड़ेगा। घर के काम के सिवा उन्हें कोई और काम आता नहीं था और गांव में तो सभी घर का काम खुद करते हैं। इसलिए यही निर्णय लिया गया कि अम्मा जी यहीं शहर में रुकें और बर्तन, झाड़ू, पोछा, खाना बनाने का काम शुरू करें। परिवारजन वापस जा चुके थे। यहाँ रह गई थी अपने 6.5 लोगों के परिवार के साथ अम्मा जी और उनके समक्ष खड़ी नए जीवन की नित नवीन हृदयहीन दुरूहताएं। इस वज्राघात से उठे अपने असहनीय दर्द को अंतस्थल के गर्त में गहराई से दबा दिया था उन्होंने और स्वयं बन बैठी थी एक मजबूत वैरागन जिसकी अपनी इच्छाएं, अनिच्छाएं सब समाप्त हो चुकी थी।
जिसके लिए जीवन का बस एक ही अर्थ शेष रह गया था, अपने बच्चों का पालन पोषण। 5.5 माह के गर्भ के साथ ही उन्होंने घरों में बर्तन धोने और खाना बनाने का काम शुरू कर दिया था। कितना विसंगतिपूर्ण था ईश्वर का यह नियम, जब मानसिक शक्ति ने शारीरिक शक्ति को बुरी तरह से पटखनी दे दी थी। जब बेटी का जन्म हुआ तब पड़ोसियों ने ही सब कुछ संभाला था। इस नवजात बेटी का चेहरा देख उन्हें लगा जैसे उनके पति उनके पास वापस आ गए हैं, उनकी सहायता करने के लिए। कुछ समय बाद परिवार का खाना पीना सुचारू रूप से चलने लगा था, पर बहुत कोशिश करने के बावजूद वह बच्चों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं पाई थी। उन्हें दुख था कि अपने पति की यह इच्छा वह पूरी नहीं कर पाई थी। थोड़ा बड़े होने पर बच्चे भी कामकाज में हाथ बटाने लगे थे। ये बात काफी पुरानी थी। आज अम्मा जी के सभी बच्चों की शादी हो चुकी है। वैरागन अम्मा से उस समय ये पूछना शायद सभी से रह गया कि अम्मा, इतना प्यार करने वाला तुम्हारा पति चला गया है, तुम्हारे अपने दिल पर क्या बीत रही है? कभी बच्चों की चिंता छोड़कर अपने ऊपर टूट पड़े दुख के इस पहाड़ का शोक भी तो मना लो, दिल का गुबार तो निकाल लो, चीख चीख कर फूट फूट कर रो तो लो। आज अनजाने में ही नताशा ने इस प्रकरण को उनके सामने उठा दिया था। जाने कितना दुख, कितना दर्द उन्होंने अपने पाषाण हो चुके हृदय के भीतर दबाया हुआ था, जो आज जरा सी सहानुभूति पाकर बाहर निकलने को आतुर था। अम्मा जी शून्य में देखती हुई बोलती जा रही थी। नेत्रों से अनवरत अश्रु वर्षा हो रही थी। मेरा दिल कर रहा था उनको कसकर अंक से चिपका लूं, उनको भी हिलक हिलक कर रोने दूं और स्वयं भी रोऊं। उस वज्र प्रहार का क्या असर हुआ होगा उन पर। शायद रो उठने से भी पहले वे अपने बच्चों को पालने की चिंता में जुट गई होंगी और तभी से ही आरंभ हो गई होगी एक दुष्कर जीवन जीने की जिजीविषा। इतने वर्षों में वह अपने दिल का हाल कभी किसी के सामने बयान ही नहीं कर पाई होंगी। दुख मनाने से पहले उन्होंने जिम्मेदारी निभाने को चुन लिया होगा और चल पड़ी होगी यह वैरागन एक दुरूह जीवन की डगर पर। कंधे पर मेरा सहानुभूति भरा हाथ पाकर एकदम से पलटकर वह मेरे घुटनों में सिर छिपा फपक फपक कर रो पड़ी। हिलक हिलक कर, कभी चीख चीख कर अम्मा जी रोए जा रही थी, इतने वर्षों पूर्व की व्यथा और शोक से संतप्त। उन्हें संभालते हुए हम तीनों भी रोए जा रहे थे, निशब्द। काफी देर तक हम सब ऐसे ही बैठे रहे थे, स्तब्ध और अवश। फिर उठकर मैंने दूसरी चाय बनाई और सबको पिलाई। कुछ देर बाद वह संभल गई थी। धीरे धीरे कहने लगी, आज ही सब बताए कि हमरा जी भी नीक भया, कबहू कोई से कभी गपियाए ना ही पाए, आज जी हल्का भया। थोड़ी देर शून्य में देखते रहने के बाद धोती के पल्लू से आंखें पोंछती हुई वह धीरे धीरे रसोई में चली गई। दोपहर तक हम तीनों भी अपने अपने कामों में पुनः व्यस्त हो गए थे। मैं भी ऊपर अपने कमरे में जाकर अपने लेखन के काम में व्यस्त हो गई थी। घर में सन्नाटा था। बस नीचे से अम्मा जी का धीमा स्वर गूंज रहा था। मूंग 2 पैकेट, अरहर दाल 1 पैकेट, अजवाइन 1, नीमक 1, सरसों तेल 2 सीसी। उस समय मुझे ऐसा लगा मानो उनका सपना इस घर में ही शायद पूरा हो रहा हो।
मैंने नीचे आकर देखा, अम्मा जी लॉबी में ज़मीन पर आलती पालती मारे बैठी पूर्ण मनोयोग से राशन की अपनी इन्वेंटरी चेक कर रही थी। अपना इंस्पेक्शन पूरा कर सारा सामान स्टोर में वापस रख वह दीवार का सहारा ले उठ खड़ी हुई थी। फिर अपने कपड़े झाड़ती वह वैरागन अपनी अलमस्त चाल में चल दी थी वापस अपने घर की ओर, अपने बच्चों के पास। दोस्तों, ये कहानी सत्य है। अम्मा जी आज भी मेरे घर में काम करती हैं, उसी तरह लाड़ से सबको खाना खिलाती हुई, सारे घर का ध्यान रखती हुई, सुरैया पर पूरी नज़र रखती हुई और सब पर स्नेह और प्रेम की वर्षा करती हुई। उनके सारे बच्चे आज काम करते हैं, अपने अपने घर में सुखी हैं और वो उसी तरह से सिर्फ अपने आप को व्यस्त रखने के लिए हमारे घर में खाना बनाने का काम करती रहती है। धन्यवाद।